गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सभी टेंसेस के यूजेज को लेकर आए हैं ताकि आप एग्ज़ाम के समय एक सभी टेंसेस का क्विक रिवीजन ले सकें। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। इसमें आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म या एस का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ होता है। तो सबसे पहला इसका यूज है हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द प्रेजेंट टाइम। यदि ये हैं तो नीचे कुछ एडवर्ब्स दे रखी हैं, इनके साथ हमेशा इस टेंस का यूज होता है। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखिए हर सेंटेंस के अंदर कुछ इनमें से कोई ना कोई एडवर्ब आई हुई है। फिर फर्स्ट में ऑफन है, दूसरे में सेल्डम है, तीसरे में ऑलवेज है, और इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो फर्स्ट में वर्ब के साथ नोट दे रखा है, तो ध्यान रखिए जब नोट दे रखा है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, तो इसमें हो जाएगा डू नॉट गेट। सेकंड में सिंपल सेंटेंस है, तो आई यू और प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो ऐसी से लगता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कम्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे डू डज का, तो इसमें हो जाएगा डज राम फाइट। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई भी सेंटेंस आपका हेर या देर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, तो उसमें भी इसी टेंस का यूज होता है। इसमें ध्यान ये रखना है, हेयर या देयर सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें ब्लैंक के बाद में सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें द बॉम्ब है, इसमें द रैबिट्स है, तो इनके अनुसार आपको वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा एक्सप्लोड्स, क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दूसरे में प्लूरल सब्जेक्ट है तो रन। थर्ड है यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब्स। यदि किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब की बात हो, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी आई हो, तो उसमें इसी टेंस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट में आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है रोज स्वीट, तो इसमें हो जाएगा स्मेल्स। ये आपकी कहावत है, सेइंग है। यूनियन और बी वर्ब दे रखी है। बी वर्ब में अक्सर हम क्या है, बी की बी कर देते हैं। बी वर्ब किसी मॉडल के बाद बी की बी लगती है, अदरवाइज बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम सेकेंड फॉर्म वॉज वर, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ इसका लगेगा इज। स्टार्स इन द स्काई, तो ये भी आपकी सत्य बात है, तो इसलिए इसमें ट्विंकल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ स्टेटमेंट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस हो या स्टेटमेंट हो जो बोलते समय यदि वो बात सत्य है, तो उसमें भी इसी टेंस का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, और वर्ब है बी, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये बात सही है, तो इसलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट का हमने यूज किया है, इसमें आ जाएगा इज। रानी सेज दैट द ताजमहल डैश इन आगरा, तो इसीलिए ये भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ट्रू है, तो इसलिए इसमें भी आ जाएगा इज। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट नहीं होता। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दे रखा तो वहाँ वर्ब एज इट इज आती है फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है, ऑलवेज भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए सभी में क्या आ जाएगा, यहाँ डू आ जाएगा, यहाँ हैव और यहाँ स्पीक। उसके बाद में आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती हैं और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबसे पहले तो इस टेंस के कुछ एक ये वर्ड्स हैं जो इस टेंस के साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, तीनों ही सेंटेंसेस में देखिए यहाँ स्टिल है, इन्हीं में से एक शब्द है, दीज डेज हैं, एट दिस टाइम है। तो यदि ये शब्द सेंटेंस में आते हैं तो इसी टेंस का यूज करना होता है हमें। तो इसमें दो ब्लैंक दे रखे हैं, तो पहले में हेल्पिंग वर्ब, दूसरे मेन वर्ब, तो इसमें हो जाएगा आरव एंड रितु आर स्टिल स्लीपिंग। और क्योंकि ये वाक्य आपका इंटेरोगेटिव है, तो इसमें हो जाएगा आर यू डूइंग।
और इसमें आपका हो जाएगा वी आर नॉट स्टडिंग। दूसरा जो इसका नियम है, यदि कोई भी सेंटेंस है बट टुडे से जुड़ा हुआ हो या टुडे की जगह कोई भी टाइम हो सकता है, तो इस तरह के सेंटेंस में पहले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरे में अक्सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो एग्जांपल देख लीजिए, ये भी बट टुडे से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी बट दिस संडे से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यदि दोनों खाली दे रखे हैं तो पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे में कॉन्टिन्यूस कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला फिलअप किया हुआ है, दूसरा दे रखा है, तो इसमें ही इज स्लीपिंग हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हो जाएगा आपका आई एम प्लेइंग। नीचे कुछ रेफरेंस हमें दिए गए, इन रेफरेंस में भी इस टेंस का यूज करते हैं। इस तरह के जो रेफरेंस आते हैं इसमें स्टार्टिंग में या तो कोई वर्ब आती है या कोई फ्रेज आती है, उसके बाद में ज़्यादातर आपका ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो आगे के वाक्य में अक्सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम ये यूज करते हैं। तो इसमें जैसे हे बेबी वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें आर गोइंग हो जाएगा। लुक अ लायन इज कमिंग हो जाएगा। डोंट डिस्टर्ब मी आई एम स्टडिंग। तो ये सेंटेंस एग्जाम में कई बार आया डोंट डिस्टर्ब वाला, तो ध्यान रखना है, ये पहला इंपेरेटिव होता है और दूसरा कॉन्टिन्यूस होता है इसमें। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें ये ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, नेवर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एवर, जस्ट नाउ, सो फार, टिल नाउ, लेटली, ये वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, फर्स्ट में एवर है, सेकंड में यट है और थर्ड में ऑलरेडी आया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब यट वाले में ध्यान करना है, यट वाला सेंटेंस हमेशा नेगेटिव बनाया जाता है। कई बार वर्ब के साथ नोट दिया होता है, नहीं दिया होता तो अपनी तरफ से हमें नोट लगाना होता है। तो फर्स्ट में हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है ये यहाँ क्वेश्चन मार्क दे नहीं रखा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। हैव यू एवर बीन, नेक्स्ट में आएगा आई हैव नॉट फिनिश्ड, माई फादर हैज ऑलरेडी गॉन टू हिज ऑफिस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज, इन टेंसेज की पहचान फोर या सिंस प्लस टाइम ही मिलता है सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, बस पहचान ये मिलेगी। तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज, हैव प्लस बीन होता है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये आपको पता ही है कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा मेन वर्ब रहती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में शैल, विल प्लस हैव बीन हो जाता है। तो इनका पता कैसे लगेगा कि किस टेंस में कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। यदि पास्ट टेंस जुड़ा हुआ है ऑलरेडी और उसमें फोर या सिंस प्लस टाइम आया हुआ है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। और यदि फ्यूचर साथ में जुड़ा हुआ है और फोर या सिंस प्लस टाइम आया हुआ है तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। तो एग्जांपल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले देख लीजिए, सिंस प्लस टाइम आया हुआ है, सिंस मॉर्निंग है, 4 2 आवर्स 4 प्लस टाइम है और इसमें भी 4 अ वीक 4 प्लस टाइम आया हुआ है। इसलिए ये तो हमें पता लग गया कि इनमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अब कौन सा आएगा, सबसे पहले इसमें देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें ना तो कोई पास्ट का हिंट है ना ही फ्यूचर का है, तो इसका मतलब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है हमें, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हैव द लेबरर्स बीन वर्किंग। नेक्स्ट है सी सेड दैट। अब इसमें देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, से की सेकंड फॉर्म आई, यानी पास्ट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। तो इसमें हो जाएगा हैड बीन स्टडिंग। नेक्स्ट में हम देखते हैं
यहाँ देखते हैं बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, यहाँ फ्यूचर का हिंट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें हम करेंगे वी शैल हैव बीन डूइंग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो ये देख लीजिए, यस्टरडे, एगो, लास्ट प्लस टाइम, इन प्लस टाइम पास्ट में होना चाहिए, एज इफ, एज दो, ये लिंकर्स हैं। इनके बाद जब सेंटेंस आता है तो सिंपल पास्ट टेंस ही आता है। तो देख लीजिए हर एक सेंटेंस में यहाँ पे यस्टरडे आया हुआ है, यहाँ पे एगो का यूज है, यहाँ इन प्लस पास्ट में सन दे रखा है और यहाँ एज इफ लिंकर का यूज हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा यस्टरडे वॉच, इसमें हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा विजिटेड, थर्ड में आपका हो जाएगा डिड नॉट पास क्योंकि नेगेटिव बनाना है, और फोर्थ में आपका हो जाएगा सी वर। ये ध्यान करना है एज इफ या एज दो लिंकर से यदि सेंटेंस जुड़ा हुआ है और आगे वर्ब आपको बी मिलती है तो उसमें हमेशा प्लूरल केस यूज होता है। तो यहाँ पे वर आएगा क्योंकि ये मैनर को दर्शाने के लिए होता है जिसमें प्लूरल केस हमें यूज करते हैं। विद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यदि एक पार्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया हो तो दूसरे पार्ट में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। तो आप देख लीजिए दोनों सेंटेंसेस के एक पार्ट में यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया हुआ है, इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया है। तो दूसरे पार्ट में यहाँ तो हो जाएगा रीच्ड और यहाँ हो जाएगा से की सेकेंड फॉर्म सैड। थर्ड जो नियम है हैबिचुअल और रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट, ये वही एडवर्ब हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिट और रूटीन एक्टिविटीज के लिए यूज हुई थी। बस फर्क क्या है, इसमें पास्ट हिंट सेंटेंस में साथ में मिलेगा। यदि पास्ट हिंट के साथ में ये मिलती हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आ जाता है। अब देखिए यहाँ ओफन आया हुआ है, यहाँ सेल्डम आया हुआ है, ठीक है, यहाँ एवरी प्लस टाइम आया हुआ है। अब यदि ये पास्ट हिंट नहीं मिलता तो इनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट में से की सेकेंड फॉर्म जुड़ी हुई है, सेकेंड में टेल की सेकेंड फॉर्म जुड़ी हुई है और इसमें इन माई बॉयहुड वो पास्ट को दर्शाता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा टेक की सेकेंड फॉर्म टुक और इसमें बेद की सेकेंड फॉर्म बेद्ड और यहाँ पर यूज्ड। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और साथ में पास्ट हिंट मिलता है यानी पास्ट टेंस मिलता है और वो वर्ड्स मिलते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें भी आपके वही शब्द हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको बताए थे, सेम वही वर्ड्स हैं, लेकिन अलग क्या है कि इसमें पास्ट टेंस साथ में जुड़ जाता है। यदि ये दोनों मिलते हैं तो फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए इसके अंदर एवर है, यट है, ऑलरेडी है, शब्द वही हैं लेकिन हर एक सेंटेंस में पास्ट हिंट साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड है, यहाँ टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड आई हुई है, यहाँ इंक्वायर की सेकेंड फॉर्म इंक्वायर्ड जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट ना करके पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा हो जाएगा आई हैड एवर बीन और इसमें हमारा हो जाएगा आई हैड नॉट फिनिश्ड और इसमें हैड ऑलरेडी गॉन। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा सेल विल यूज होती है और क्योंकि सेल विल मॉडल्स हो गए, मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसमें नॉर्मली आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करते हैं और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं जैसे टुमारो है, नेक्स्ट टाइम है, इन फ्यूचर है, इनके साथ हम इनसे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंट मिलता है। तो देख लीजिए इसमें जैसे टुमारो
मॉर्निंग आया हुआ है, इसमें नेक्स्ट वीक है, तो इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। वी शैल फिनिश इट, और दे के साथ विल करेंगे, दे विल कम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में शैल बी विल बी का यूज करते हैं, और मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म होती है। यानी आप ये ध्यान कर सकते हैं, बी क्रिया जब भी आती है आगे, तो बी क्रिया के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। हैव की फॉर्म कोई भी आती है तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर हिंट मिलता है। जहां पर ये आपको फ्रेज मिलती है वहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसी तरह से बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर हिंट मिलता है, तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ज्यादातर इनमें इन्हीं फ्रेजेस का यूज मिलता है। अब इसमें देख लीजिए, राधा सेज दैट सी हर सिस्टर्स मैरिज एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। तो इसमें एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक मिल रहा है, तो यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। सी विल बी अटेंडिंग। बाय द एंड ऑफ मार्च 2021 वी आवर मैट्रिक। तो इसमें बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम है, तो इसलिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। वी शैल हैव डन। बाय द 20th of April 2022 रोहन डैश हिज 24 बर्थडेज, और वर्ब है सेलिब्रेट। तो इसमें भी बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम है, तो इसमें आ जाएगा विल हैव सेलिब्रेटेड। अब हम वो टेंसेज की बात करते हैं जो लिंकर से कुछ लिंकर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी इस तरह के टेंसेज भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बिफोर का लेते हैं। बिफोर के साथ यदि पास्ट या फ्यूचर का हिंट नहीं मिलता तो बिफोर से पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। लेकिन यदि पास्ट इंडेफिनिट इसके साथ मिलता है तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और यदि बिफोर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलता है तो इसके साथ हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। तो ये पेयर हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए, इसमें बिफोर है, ये बिफोर के साथ कोई किसी भी तरह का कोई पास्ट या फ्यूचर का हिंट नहीं है, तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हैव यू एवर बीन। सेकंड में भी बिफोर का यूज हुआ है, तो इसमें आगे का जो सेंटेंस देखते हैं इसमें सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, हैड गोन। और नेक्स्ट में आई थिंक द ट्रेन बिफोर यू रीच द स्टेशन। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, द ट्रेन विल हैव गोन। उसके बाद में नेक्स्ट है लिंकर है आफ्टर। आफ्टर में क्या है कि आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे यदि उसके पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलता है। तो ये पेयर में आते हैं इकट्ठे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब दूसरे पार्ट में हैड प्लस है थर्ड फॉर्म होगी, हैड गोन। After the pilot had landed his plane, he dashed to the control center, और वर्ब है रश। तो इसमें देखिए आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है, तो इसके साथ आगे इंडेफिनिट कर देंगे हम, तो यहां रश्ड हो जाएगी इसकी। अब टेंसेज लिंक्ड विद कंडीशनल लिंकर्स। तो कंडीशनल लिंकर्स अनलेस होती हैं, इफ होता है, हालांकि वह कंडीशनल लिंकर नहीं होता, लेकिन इसमें भी वही टेंसेज यूज होते हैं जो कंडीशनल लिंकर में यूज होते हैं। तो देख लीजिए इनके अंदर भी पेयर होते हैं। अब यदि इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट एक पार्ट में मिलता है तो दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। यदि एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है तो दूसरे में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा।
ये इनमें दोनों में ऊपर नीचे वाले में फर्क क्या है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलता, ये विदाउट सब्जेक्ट के होता है। विदाउट सब्जेक्ट के आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है जिसमें फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। इसमें सब्जेक्ट होता है इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट होता है इसमें। और यदि इनके बाद पास्ट इंडेफिनिट मिलता है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट मिलता है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए एग्जांपल देख लीजिए। अब देखिए इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है, आई विल टेल द टीचर्स, तो इसके साथ है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे यू हेल्प। इसके अंदर हम देखते हैं यू वर्क हार्ड, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है तो इसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे यू विल नॉट पास। अब इसमें देखते हैं हैड दे रीच द स्टेशन इन टाइम दे डैश द ट्रेन। अब इसमें इफ या अनलेस या इनमें से कोई यूज नहीं हुआ है, लेकिन कई बार क्या है कि इनकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें टेंस की पहचान मिल गई, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस ही है, क्योंकि नॉर्मली हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, लेकिन यहाँ देखिए आप फुल स्टॉप आया हुआ है, इट मीन ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है और हेड प्लस थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट परफेक्ट है, तो इसके साथ हम करते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें हो जाएगी वुड हैव कोट। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है और इसमें सब्जेक्ट भी मिलता है, ठीक है। तो इसका यूज हम कहां पर करते हैं, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, इट इज यूज्ड वेयर फैक्ट्स आर जनरली ट्रू फॉर नाउ एंड ऑलवेज, यानी इस तरह की स्टेटमेंट में इनका यूज किया जाता है जहां पर जो स्टेटमेंट है वो आमतौर पे या हमेशा के लिए सत्य ही मानी जाती है कि उसके बाद में ये रिजल्ट होना ही होता है, ठीक है। जब फैक्ट है वो ट्रू है, तो इस तरह के सेंटेंस में दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। देख लीजिए एग्जांपल से स्पष्ट हो जाएगा। इफ द सन राइजेज डार्कनेस डैश डिसअपियर। अब देखिए यदि सन राइज होगा तो डार्कनेस ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इस तरह यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा क्योंकि जीरो कंडीशनल की यहां कंडीशन बन रही है, तो डिसअपियर्स। इफ आइस मेल्ट इट चेंजेज इनटू वाटर, तो ये भी आपकी क्या जनरली ट्रू होती है कि आइस यदि मेल्ट होगी तो वो किस में बदलेगी, पानी के अंदर परिवर्तित हो जाएगी, तो यहां पर मेल्ट्स आएगा। इफ यू हीट आइस इट डैश मेल्ट्स अवे। अब ये भी देखिए यदि आप आइस को हीट करते हैं तो वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट आती है जो जनरली ट्रू होती है तो उसमें हम जीरो कंडीशनल का ही यूज करेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी मेल्ट्स हो जाएगी। इफ इट रेन्स द ग्रास वेट, और वर्ब है गेट, तो यदि बरसात होगी तो घास क्या होगा, गीला होगा, वेट हो जाएगा, तो इसमें गेट्स। तो इस तरह से हमारे पूरे टेंसेस के हमने कर दी है।